क्या आपको पता है ब्रिटेन में फॉर्जरी करने पर फांसी की सजा दी जाती थी। ये कानून 1729 में बना था। भारत में इस कानून के पहले शिकार कलकत्ता के एक ऐसे राजा हुए जिनको ब्रिटिशर्स ने ब्लैक कर्नल की उपाधि से भी नवाजा था। यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें ये ब्रिटिशर्स की तरफ से एक एंगल से लड़े थे या ब्रिटिशर्स ने इनको हॉस्टाइल करा था। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। ये बात है 17 फरवरी 1788 की। सेंट्रल लंदन के वेस्टमिनिस्टर एरिया में एक 70 साल शख्स भारत के बारे में सोच रहा है। बंगाल और अवध की शानो शौकत के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये आज सब चीजें गायब है। सामने सभा लगी है, लेफ्ट साइड से हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहां लोकसभा, और बिल्कुल राइट साइड से हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि हमारे यहां राज्यसभा। एडमंड बुर्क खड़े होकर एक तहरीर पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले दिन, और ये तहरीर लगातार 4 दिनों तक चलती है। यानी कि 4 दिनों के बाद एडमंड बुर्क की तहरीर खत्म होती है। अब बात यह है, क्या था इस तहरीर में? इतनी लंबी ये तहरीर क्यों चली? 4 दिनों तक एक लंबी तहरीर पढ़ना कोई इजी बात नहीं है। बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल के कारनामों का काला चिट्ठा, याद रहे वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर मुकदमे की कार्रवाई 7 साल चली, और जब ये केस खत्म हुआ तब वॉरेन हेस्टिंग दिवालिया करार चुके थे या दिवालिया हो चुके थे। आज के हिसाब से उन पर अगर हिसाब लगाया जाए तो 62 करोड़ का कर्जा जो है उन पर चढ़ चुका था। अब बात यहां यह है, वॉरेन हेस्टिंग कटघरे तक कैसे पहुंचे और कौन है वो वीर जिन्होंने उनके काले पापों का चिट्ठा पार्लियामेंट में खोला? इसका जवाब है एक भारतीय जिसने पहली बार वॉरेन हेस्टिंग के कारनामों का काला चिट्ठा खोला सारे लोगों के सामने, और उसके बदले में उसको क्या मिला? उसके बदले में उसको पहली फांसी दी जाती है। अगर देखा जाए तो उसने अपना प्रेजेंट हमारे फ्यूचर के लिए त्याग दिया। आधुनिक इतिहास की बात करें तो समझा जाता है ये पहला ऐसा मुकदमा है जिससे किसी भारतीय राजा को या जिससे किसी भारतीय व्यक्ति को मुकदमे के तहत फांसी दी गई। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो जुडिशियल मर्डर करार दिया गया। कौन था ये भारतीय और क्या थी पूरी कहानी? आइए जानते हैं आज के केस में। इस केस का नाम बहुत ही फेमस केस, राजा या महाराजा भी आप बोल सकते हैं, नंद कुमार जी का केस, जो 1775 में उनको फांसी मिली थी। ये एक पहली जो जुडिशियल मर्डर था या पहला जुडिशियल मर्डर था भारत का। अगर फॉर्जरी की बात करें, पहले फॉर्जरी जो एक्ट था ये 1729 में ब्रिटेन में बना था, और ये बना था ब्रिटेन के लिए, इंडिया के लिए नहीं बना था। और अगर इस केस की बात करें, ये केस जो है ये 1775 का है। यानी कि राजा नंद कुमार की जब हम बात करते हैं उनको फांसी मिली 1775 में। इस केस में क्या हुआ और किस तरीके से फॉर्जरी को आज हम कानून में देखते हैं? जैसे अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो सेक्शन
463 जो है वो डील करता है फॉर्जरी से। उसमें क्या होता है, उसमें जो जाली दस्तावेज आप बनाते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपने सिग्नेचर रॉन्गफुल वे में करे हैं, तो उसके अंतर्गत जो केस होता है उसके अंतर्गत आपको सजा मिलती है। या अगर अभी जो नए कानून बने हैं बीएनएस का देखा जाए तो सेक्शन 336 जो है वो फॉर्जरी से डील करता है। अब आते हैं कि कहानी की जो शुरुआत है वो कहां से हुई। कहानी की शुरुआत जो है वो मैं आपको बताऊं वो कहां से हुई। कहानी की शुरुआत होती है, आप सब लोगों को पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये वो युद्ध है जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ते हैं। अगर हम राजा नंद कुमार की बात करें तो राजा नंद कुमार जो है वो बुर्दवान के कलेक्टर हैं, यानी कि टैक्स कलेक्ट करते हैं नवाब सिराजुद्दौला के अंडर। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो राजा है उनको हॉस्टाइल करा और बैटल ऑफ प्लासी के डे पे वो अपनी जो फौजें हैं उनको परमिट नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। इस पर्पस के लिए, इस चीज के लिए राजा को ब्लैक कॉलोनल का टाइटल भी मिलता है, ब्लैक कर्नल का टाइटल भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि राजा जो नंद कुमार है ये अब बहुत ज्यादा फेवरेट बन चुके हैं ब्रिटिशर्स के। आज के इस टॉपिक में आपको ये आइडिया लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप डेडिकेटेड है, 100% डेडिकेटेड है ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन फिर भी वो आपके लिए 1% भी डेडिकेटेड नहीं, ये इस केस में पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। फिर क्या हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, और उसके एक साल तुरंत बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जिसका पहला प्रोविजन ये होता है अब ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने के अधिकार है, टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कंपनी के अधिकारियों की और मौज हो गई, जमींदारों से लूट खसोट करके सबने मोटा पैसा कमाया, इवन कि जमींदारों ने भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया। वारन हेस्टिंग उस टाइम मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश अधिकारियों और शुजाउद्दौला कंपनी के रहमो करम पर जीते थे। शुजाउद्दौला यानी कि अवध के राजा, और अवध जो स्टेट है वो बफर स्टेट का रोल प्ले करता है। अवध के स्टेट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एनसीईआरटी की बुक्स में मेंशन है कि अवध जो स्टेट है वो कितना ज्यादा रिच है। अभी आगे हम थोड़ी और अवध के बारे में बात करेंगे। हास्टिंग ने पैसे की मांग कर ली थी शुजाउद्दौला से, और शुजाउद्दौला दे नहीं पाए, तो हास्टिंग की नजर उनकी बेगम्स पर पड़ी, बेगम्स ऑफ अवध, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा रिच है, इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है। बात करें शुजाउद्दौला की मदर की, जिनका नाम बहुत ऊंचा है, और अगर हम उनके नाम को देखें तो उनका जो नाम है वो नवाब बेगम था। बड़ी रसूख वाली औरत थी, उनके पास जेवरात समेत कुल 9 करोड़ की जायदाद उस टाइम थी, यानी कि 18th सेंचुरी की हम बात करते हैं, जिसका आइडिया अभी लगाना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है। आपको समझ आ रहा है? अगर ऑनलाइन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मैसेज में, चैट बॉक्स में मुझे बोलें। वहीं शुजाउद्दौला की बेगम की बात करें, जिनका नाम बहू बेगम था, इनके पास 4 करोड़ जो है की प्रॉपर्टी थी 18वीं शताब्दी में। जैसे मैंने बोला, हास्टिंग ने शुजाउद्दौला की संपत्ति
हास्टिंग ने शुजाउद्दौला की सलामती के बदले में उनकी मदर और उनकी वाइफ से पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। हम बात कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग की। देयर वर टू हास्टिंग्स, एक वॉरेन हेस्टिंग है, एक बाद में एक आए जिनका लॉर्ड हेस्टिंग के नाम से जाना जाते हैं, लेकिन हम वॉरेन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं। कहते हैं बहू बेगम ने अपने पति को बचाने के लिए, जैसे कि सारे लोग करती हैं, सारी फीमेल्स करती हैं, सारी वाइफ्स करती हैं, बचाने के लिए पहने हुए जेवर तक उतार दिए। हास्टिंग ने खूब पैसा कमाया और खूब पैसा कमाकर 1764 में रिजाइन करा और वापस ब्रिटेन चले गए और वहां ऐशो आराम की जिंदगी सालों तक जी ली। लेकिन पैसे की जब कमी हुई तो फिर से भारत याद आया और एक अर्जी लगा ली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मुझे फिर से रिक्रूट करा जाए, और अर्जी उनकी मंजूर हुई और फिर से एक बार भारत आए। 1769 से लेके 1773 तक बंगाल में अकाल आया। सबको पता है बंगाल की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसका शिकार हो गई, और इस अकाल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रोमिनेंट हाथ है। अगर वो चाहते तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को बचा सकते थे, लेकिन उनका मेन कंसर्न क्या था? स्क्वीजिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया, पूरे वेल्थ को ड्रेन करना। इसलिए 1771 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जो कि आपको पता ही है 3 प्रेसिडेंसीज थी पहली की, को एक रूल के अंडर लाया जाए ताकि करप्शन कम हो। और करप्शन कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। और कम करने की बात कौन कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली बार हमें 1771 के बाद 1772 में जुडिशियल प्लान देखने को मिलता है, और इस तरह से 1773 में एक एक्ट आता है जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से जानते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट इज एन एक्ट विच रेगुलेट्स ऑल द एक्ट्स। अब यह डिसाइड हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर होगी, जैसे कि अभी 3 प्रेसिडेंसीज थी। अब जो बंगाल है वो प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता नगर से बाहर होगा, और यहां एक कौंसिल के जरिए कंपनी का कामकाज देखा जाएगा। अगर आपको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, सीखना है किस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चला, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो हमारी जो चैनल है लॉ सेंटर इंदौर की चैनल पे डाला हुआ है। आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा सेटअप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का दिखाया है, किस तरीके से शेयर होल्डर होते थे, वो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर बनते थे, और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनते थे जो 24 होते थे। उनमें से गवर्नर एंड काउंसिल बनता था। यही वो गवर्नर एंड काउंसिल है जिनकी आपस में नहीं बनती है। काउंसिल मेंबर्स 3 और गवर्नर 1, ये आपको याद रखना है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाला है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से ही वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। लेकिन ये सारी चीजों के साथ साथ, जुडिशियल प्लान के साथ, डिबल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के साथ, वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल बनना, जुडिशियल प्लान लाना, सारी चीजें करना, करप्शन कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है बच्चों। करप्शन इज एट इट्स पीक। हम ये समझ सकते हैं कारपोरेट लूट खसूट हो रही है। कहां पे? इंडिया में। इंडिया के वेल्थ को ड्रेन करा जा रहा है। अब राजा नंद कुमार के केस को समझने से पहले मैं 2 छोटे मोटे केसेस आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा क्या केवल ये राजा नंद कुमार जी के साथ ही हो रहा था या दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा था। इन 2 केसों में एक तरफा आपको समझ में आ जाएगा क्या ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम जो यहां पे नया इंपोज होने जा रहा है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद,
या जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री समझने जा रहे हैं, या जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, यहां से ही हमें पढ़ना स्टार्ट करना होता है किस तरीके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का या लीगल हिस्ट्री का इंपैक्ट पड़ा। तो दो केसेस में आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पहला केस है, राजशाही नाम का एक इलाका था जो आज के बांग्लादेश में पड़ता है। यहां की रानी जिनका नाम था भवानी, रानी भवानी जिनका नाम था, इनके पास जमींदारी थी। क्योंकि सारी फसल बाढ़ में खत्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, और रानी भवानी के पास कोई भी पैसा टैक्स देने के लिए नहीं था। लेकिन हास्टिंग ने रानी भवानी के महल का घेरा कर लिया और उनसे 22 लाख की उगाही करवाई, जिसका आज कैलकुलेशन लगाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 18वीं सेंचुरी की। एक महिला के साथ आपका ये रोल है। रानी भवानी ने इसकी शिकायत कलकत्ता काउंसिल में की। पैसा तो उन्हें वापस नहीं मिला, लेकिन उनकी जमींदारी बहाल की गई। 22 लाख रुपए उनके वापस बिल्कुल नहीं मिले। पैसा गया कहां? क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया? बिल्कुल नहीं। पैसा गया वॉरेन हेस्टिंग के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लोन के लिए एप्लीकेशन डाल रही है। कहां? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सरकार हमें लोन दिया जाए, जबकि यहां पे 22 लाख, 50 हजार, अभी हम और भी केसेस पढ़ेंगे, एक साथ ही रिश्वत ले रहे हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बोला, कॉर्पोरेट लूट खसोट हो रही है। नेक्स्ट क्या हुआ एक और केस में? 1774 में एक और केस बुर्दवान रियासत का हमारे सामने आता है। इसमें वहां के महाराजा जिनका नाम तिलक चंद्र राय था, उनकी मौत के बाद जमींदारी का काम उनकी पत्नी जिनका नाम विष्णु कुमारी जी था के पास चला गया। उनका एक 6 साल का बेटा था। ये जान के हास्टिंग ने ब्रज किशोर नाम के एक आदमी को बेटे का फोर्सफुली गार्जियन बना दिया, जबकि उनकी क्वीन मदर जिंदा है, बट फोर्सफुली आपने गार्जियन बनाया। किस चीज के लिए? जमींदारी हड़प करने के लिए। रानी ने इसकी शिकायत काउंसिल में की। तब पता चला ब्रज किशोर ने हास्टिंग को सीधा पैसा पहुंचाया था, जब काउंसिल में पहले शिकायत की। अभी मैंने आपको बोला काउंसिल के मेंबर्स की नहीं बनती किसके साथ? वॉरेन हेस्टिंग के साथ। काउंसिल में 3 मेंबर हैं, उनमें से 2 वॉरेन हेस्टिंग के ऑलमोस्ट अगेंस्ट हैं और एक ऑलमोस्ट वॉरेन हेस्टिंग के साथ है, जो कि एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा राजा नंद कुमार का ट्रायल अभी जब हम चलाएंगे। अब ये पैसा कंपनी के नहीं बल्कि हास्टिंग के अकाउंट में चला गया, जब मैंने पहले ही बोला था। सो इन दिस वे हास्टिंग ने इस मामले में 50,000 रुपए कमा लिए थे। किस मामले में? अभी ये जो गार्जियन वाले मामले में। ऐसे वॉरेन हेस्टिंग का करप्शन पीक पर था बिकॉज ऑफ हायर पोजीशन। उनका जो उच्च पद था, इसलिए उन्हें बहुत पैसा कमाया। उनकी अगेंस्ट में उनकी तरफ कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था, इसलिए इंग्लैंड में किसी को इस चीज की खबर ही नहीं मिली। लेकिन हास्टिंग की गाड़ी पर सडनली ब्रेक कैसे लगा? आइए जानते हैं ये ब्रेक लगाने वाला व्यक्ति कौन है। इस लूट खसोट को एक्सपोज करने वाला व्यक्ति कौन है, जिसको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जिसने अपने प्रेजेंट को हमारे फ्यूचर के लिए त्याग दिया, कुर्बान कर दिया। महाराजा नंद कुमार, जो कि आपको पीछे बैकग्राउंड में जिनकी फोटो दिख रही है, राजा नंद कुमार द इंडियन हु ब्रेवली एक्सपोज्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये कलेक्टर थे नवाब ऑफ जो बंगाल है, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया। ये जो व्यक्ति है, ये बुर्दवान एरिया के या हुगली एरिया के जो है वो टैक्स कलेक्टर रहे हैं, जो इनिशियल स्टेज में मैंने आपको बताया। आज जो हम केस पढ़ रहे हैं जुडिशियल मर्डर राजा नंद कुमार का, ये एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है लॉ सेंटर इंदौर के द्वारा। BA LLB, BBA LLB, LLB या जुडिशरी एग्जाम देने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके फायदे के लिए
ताकि वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। दूसरा, उनका जो नॉलेज है वो और ज्यादा डीप हो जाए। लॉ सेंटर इंदौर ने स्पेशल स्टेप्स उठाए हैं ऐसे हिस्टोरिकल केसेस आपके सामने लाने के लिए। अगर आपको और ऐसे केसेस देखने हैं, ऐसे केसेस पढ़ने हैं, जो कि बिल्कुल हम पूरी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सारा रिसर्च कर रहे हैं, आपको क्रीम मिले, तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे जो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे पीछे दिख रहा होगा, अभी जो ये केस है बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या जो एलएलबी है, उसके 4th सेमेस्टर में ये केस जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। कौन से सब्जेक्ट में? ये आपको मिलेगा, ये जो 3rd सब्जेक्ट है, लीगल जो हिस्ट्री है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपको हमारी एप्लीकेशन पे, लॉ सेंटर इंदौर की जो एप्लीकेशन है उस पे पूरा जो कोर्स है आपको अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स, जैसे हम बात करें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करें, एक्सपर्ट फैकल्टीज है हमारे पास, उसकी बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, मुस्लिम लॉ की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें, लीगल, फ्रेंच, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब सब्जेक्ट्स पे हमने एक स्पेशल कोर्स आपके लिए रेडी करा है। साथ ही साथ जो है और भी कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं किस पे? राजा नंद कुमार पे और इस केस पे, क्योंकि ऑलरेडी 20-25 मिनट का जो है मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है। ये वॉरेन हेस्टिंग है जिन पे राजा नंद कुमार ने करप्शन की चार्जेस लगाए थे। आपको बोर्ड में हो सकता है अच्छे से दिख रहा हो। इसके बाद अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक यूनिवर्सिटी में, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए और पढ़ते हैं और लॉ पढ़ते हैं, स्पेशली 5 ईयर कोर्स करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला ही होता है। स्पेशली अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर या कौन से भी सेमेस्टर में आपका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री होता है, उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन इजीली आता है। तो इस तरीके से मैंने इसकी सिनॉप्सिस बनाई है। पहले हमने इंट्रोडक्शन को डील करा, जिसमें मैंने आपको ब्रीफ चीजें बताई, किस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग था, राजा नंद कुमार था, और 2 छोटे मोटे केसेस बनाए, क्या कहानी थी पूरी। अब हम ट्रायल को पढ़ने जा रहे हैं, ट्रायल में हुआ क्या था, फैक्ट्स को पढ़ेंगे, केस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कोर्ट में रेज करे गए थे, और इस ट्रायल को जो है मुकदमे वाला जो मर्डर है क्यों कहा जाता है, जुडिशियल मर्डर क्यों कहा जाता है, और फिर कंक्लूजन हम देखेंगे कि आज जो साइट है जहां पे राजा नंद कुमार को फांसी दी गई, वो कौन सी सिचुएशन में है, किस तरीके में है। आइए आप इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द फेमस केस ऑफ राजा नंद कुमार इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट जुडिशियल मर्डर ऑफ कॉलोनियल इंडिया। इसको पहला जुडिशियल मर्डर कहा जाता है कॉलोनियल इंडिया का। क्यों? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक केस। इसको ब्लैक केस भी कहा जाता है। ये मैंने बात आपको बहुत बार क्लासेस में बताई है, पहले भी, प्रीवियस भी, या जब मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूं ये केस। वहां पे समय बहुत कम रहता है, 40 मिनट में ही पढ़ाना होता है, बट यहां जो हम कोर्स ऑफलाइन में चला रहे हैं, या बच्चे जितने भी सामने देख रहे हैं, उनके लिए कोर्स केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला, आईपीसी में भी इस केस फॉर्जरी के बारे में मेंशन है, बीएनएस की बात करें तो उसमें भी मेंशन है, तो उसमें एक जो केस लॉ आपको इजीली इस पे मिल जाएगा। तो द केस वाज कैरीड बिटवीन द गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग और जो हिंदू ब्राह्मण है राजा नंद कुमार, उनके बीच में। यहां पे हिंदू ब्राह्मण हमने क्यों लिखा, क्यों वर्ड है? क्योंकि ये पहला ऐसा केस है बच्चों जिसमें किसी ब्राह्मण को फांसी दी गई। ब्राह्मण को फांसी देना बहुत इजी नहीं था। इस फांसी के बाद पूरे बंगाल में जो है वो शोर मच गया, प्रोटेस्ट मच गया, गुस्सा मच गया लोगों में। क्यों? क्योंकि इट वॉज नॉट इजी टू हैंग ए ब्राह्मण एट दैट टाइम। द केस बिटवीन राजा नंद कुमार एंड वॉरेन हेस्टिंग ट्रेसेस इट्स हिस्ट्री व्हेन रेगुलेटिंग एक्ट, जिसकी बात हमने अभी की, रेगुलेटिंग एक्ट की, it was passed in 1773. A very main provision of the act was to set up of the Supreme Court in Calcutta. इसी रेगुलेटिंग एक्ट का एक प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब बनता है? 1774 में। उसमें कितने जज होते हैं? उसमें होते हैं 4 इंग्लिश जज इंक्लूडिंग सीजे। सीजे का मतलब होता है चीफ जस्टिस। उस चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे देखा जाए बाद में तो वो वॉरेन हेस्टिंग का दोस्त निकला, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। आगे देखते हैं बेटे। रेगुलेटिंग एक्ट
कि उस सेक्शन की बात करते हैं जिससे बहुत ज्यादा पावर मिला ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल है उनको। जैसे कि पर्सिवल स्पीयर जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, वो बोलते हैं देयर इज टू मच पावर विद टू लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर सेक्शन 13 ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम्स वाज फाउंडेड। कहां पे सुप्रीम कोर्ट बना? फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में। एलिजा एमपी यहां पे मैंने पूरा बताया एज द चीफ जस्टिस। और जज 3 कौन थे? रॉबर्ट चैम्बर्स थे, जॉन हाइड थे, स्टेफन सीजर थे। दे वर द 3 जज। और किसने इनको अपॉइंट करा? किंग जॉर्ज III ने। द रेगुलेटिंग एक्ट एम्ड एट सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया विच वुड बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द किंग, बट द केस ऑफ राजा नंद कुमार वाज अ बिग मुहिम। अब इवेंट्स पढ़ते हैं। जैसे कि इवेंट्स में मैंने आपको पहले ही बोला, ये पहले वाली लाइन, किस तरीके से नवाब राजा सिराजदौला के इधर काम करते थे, फिर ब्रिटिशर्स के साइड में चले गए, हॉस्टाइल करा ब्रिटिशर्स ने, ब्लैक कर्नल की उपाधि दी गई। ये ब्रिटिशर्स ने इनको जो है द नवाब स्टार्टेड टू एडमायर हिम। दिस मेड वारन हेस्टिंग फ्यूरियस। वारन हेस्टिंग को बहुत फ्यूरियस करा एंड दस विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हिम। और दूसरे लोगों के साथ षड्यंत्र रच के राजा जो है उनके अगेंस्ट में षड्यंत्र रचा। When Warren Hastings was appointed as the Governor General of Bengal, the company limited his powers by creating a council of 4 members. जब वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने बंगाल के, तो कंपनी ने उनके पावर को कम करा। क्या करके? 4 काउंसिल मेंबर्स को बनाया। सिमिलर पावर एंड अथॉरिटी एज दैट ऑफ द हॉस्टिंग। द मेंबर्स वर, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन करा कौन कौन से मेंबर थे। अब इवेंट्स इस केस के। When the administration was shifted from Murshidabad to Calcutta, Raja Nand Kumar was sidelined and all the powers of governors got in the hands of acknowledged officials of the. Looking at this situation, clavering, ये सब चीजें, bribery and corruption in front of the council. Thus, the Francis arrived in the city. Nand Kumar gave a letter to him. अब मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। पीछे आपको नोट्स भी मिलेंगे जो मैं टेलीग्राम की चैनल पे भी डालूंगा, व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, और यूट्यूब की लिंक में भी आपको पूरी सारी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीजें मिल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। एक्चुअल में होता यह है, नवाब सिराजुद्दौला की जब डेथ होती है तो उनकी जो बेगम होती है उनका नाम होता है मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम से वारन हेस्टिंग पैसा जो है वो लेता है। कितना पैसा लेता है? समथिंग 2.5 लाख रुपए लेता है। किस लिए लेता है? ताकि आप अपने पावर को, आप अपनी जमींदारी को, आप अपनी चीजों को मेंटेन कर पाओगे। अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो आप ये मेंटेन नहीं कर पाओगे। एक चीज। दूसरा, राजा नंद कुमार के जो बेटे हैं जिनका नाम गुरुदास है, यहां पीछे लिखा मैंने, गुरुदास है, उनको वारन हेस्टिंग बोलते हैं कि मैं आपके बेटे को दीवान बनाता हूं। दीवान का मतलब होता है वन हु इज गोइंग टू कलेक्ट द टैक्स, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। पीछे बोर्ड पे आपको समझ में आ रहा होगा। मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपए वसूले, राजा नंद कुमार से 1 लाख रुपया वसूला उसके बेटे को नेक्स्ट दीवान बनाने पे। तो कुल मिला के बात करें 3.5 लाख समथिंग अमाउंट जो है वो होता है। ये जो किसने लिया? राजा नंद कुमार ने लिया। अब आपको बात समझनी है जो केस का पूरा क्रक्स है। मैंने आपको पहले ही बोला कि काउंसिल मेंबर 4 थे इंक्लूडिंग जज। उनमें से 2 की ज्यादा वारन हेस्टिंग से नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि वारन हेस्टिंग के पावर को जब कर्टेल करा गया, जब काउंसिल मेंबर बनाए गए और उनको भी सेम वही पावर दिए गए जो राजा नंद कुमार के पास थे, उनकी इंस्टिगेशन पे उन लोगों ने राजा नंद कुमार को बोला, क्यों ना आप ऐसा करते हो, आप काउंसिल में एक लेटर डालो, एक एप्लीकेशन डालो, उसमें आप वारन हेस्टिंग के अगेंस्ट में चार्जेस जो है वो लगाओ और हम देखते हैं कैसे जो वारन हेस्टिंग है उसने आपसे रिश्वत ली है। 3.5 लाख रुपए 1775 या 75 की बात करें तो बहुत बड़ी रकम होती है। ये सुन के राजा नंद कुमार के माइंड में आइडिया आया और उन्होंने पहला लेटर लिखा काउंसिल मेंबर्स के नाम पे, जो कि काउंसिल में पहुंचा। और काउंसिल ने उस लेटर को जब देखा तो राजा नंद कुमार ने उनको यानी कि काउंसिल मेंबर्स को ये बंद करने की कोशिश की। अरे बंद करो ये सारी चीजें, मैं ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। लेकिन काउंसिल मेंबर्स ने कहा नहीं, अब ये लेटर
काउंसिल में पहुंचा है, इस लेटर पे अब बात होगी किसी भी हालत में। तो इस लेटर पे बात हुई। उन्होंने राजा नंद कुमार को डेट दे दी कि इस डेट पे आपको कोर्ट में आना है और अपनी चीजों को प्रूव करना है। ये यहां पे पूरी रकम है, 3,54,105 की बात में कर रहा हूं। जब राजा नंद कुमार काउंसिल में पहुंचे, उन्होंने वो सारे दस्तावेज लाए, रिसिप्ट्स लाए, जिसपे ये चीजें प्रूव हो रही थी कि राजा नंद कुमार को इतने पैसे दिए हैं। तो कोर्ट ने या काउंसिल मेंबर्स ने सारी जो एलिगेशंस राजा नंद कुमार की थी वो सही पाई। दे फाउंड आउट ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट द वॉरेन हेस्टिंग करेक्ट, लिखा है। एंड एज अ रिजल्ट ही वाज आस्क्ड टू पे इतना, और अपना जजमेंट डिलीवर करा। और जजमेंट में क्या बताया, वॉरेन हेस्टिंग के आपको 3,54,105 रुपए का रकम वापस करना है। वापस करना है किनको? राजा नंद कुमार को नहीं देना है, न कि मुन्नी बेगम को देना है, ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा करना है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जो कि काउंसिल की मीटिंग में है, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्हें यह बोला, मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता हूं। इस मीटिंग में मेरे कैरेक्टर को डिस्कस करा गया। अरे तुम तो चोर थे पहले से ही। जब इंपीचमेंट चल रहा है आप पे, जब हम 1778 की बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपकी बात हो रही है, आप 70 साल के हो गए हो, अब आपका सिर नीचे है, सिर पे बाल नहीं रहे हैं, पेट बड़ा सा निकला हुआ है, अब आप टेंशन में आ गए। आपने इतना पैसा कमाया, आपने यहां के लोगों को इतना सताया, आपने यहां के एक ऐसी पर्सनैलिटी का जुडिशियल मर्डर करा, अब पछताने से क्या होगा? कुछ नहीं होना। दिस इवेंट मेड वॉरेन हेस्टिंग, जब उनको ये पैसे वापस करने पड़े, इस इवेंट ने वॉरेन हेस्टिंग को एक कट्टर दुश्मन किसका बनाया? राजा नंद कुमार का बनाया। और उसने सोचा अब मुझे बदला लेना है। किसका? राजा नंद कुमार का। दिस वॉज ए पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये कहानी का एक पार्ट है। आइए अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड आपके सामने आ रही है। लॉ सेंटर इंदौर जो है, उसने एक नया फाउंडेशन कोर्स यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जुडिशरी फाउंडेशन सुपर सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। फाउंडेशन का मतलब ये होता है, अब अलग अलग कॉलेज से अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई से भी ईयर में आप हो, आप हमारे जो सेंटर है, हमारा जो सेंटर है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हम आपके सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रांग करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, विद टेस्ट आपको नोट सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हो जाएंगी। और विद इन नो टाइम, 1 साल या 2 साल के अंदर आपकी जो फाउंडेशन है, इसीलिए इस कोर्स का नाम ही रखा है फाउंडेशन बैच, आपका जो बेसिक फाउंडेशन है उसको हम मजबूत करेंगे। ये जो कोर्स है 17 मार्च से हमने स्टार्ट करा है। और इस कोर्स में हम बीएनएस का जो पहला सब्जेक्ट है या बीएनएस जो है वो हमने स्टार्ट करा है। हम ये चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जुडिशरी की तैयारी की उड़ान भरना चाहते हैं, या अगर आप भी कोर्ट में एक अच्छा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको एज सून एज पॉसिबल लॉ सेंटर इंदौर को ज्वाइन करना है और अपने आप में चेंज देखनी है विद इन नो टाइम।